अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। एमएस एक्सेल लेसन नंबर 2 की इस वीडियो में आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल का फर्स्ट ऑप्शन फाइल मेनू के बारे में। तो चलिए फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इन्फो, यानी जो भी हमारा वर्कबुक होता है जिसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर हम उस फाइल को पहले से सेव किए हुए होते हैं तो उसका लोकेशन और उसका नाम और फाइल का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ सबसे ऊपर में नाम दिया हुआ फाइल का, इस फाइल का हम क्या नाम से सेव किए हुए हैं तो वो नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे उसका लोकेशन दिखाई दे रहा है कि ये फाइल किस लोकेशन में सेव किया गया है, किस फोल्डर में है, किस ड्राइव में है, तो वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। उसके बाद है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और डिटेल में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि ये बहुत ही अहम है। जब भी आप कोई वर्कबुक वगैरह तैयार करते हैं, कोई डेटा तैयार करते हैं और किसी के पास भेजना हो और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई हमारा डेटा में कुछ एडिट ना कर पाए, कुछ चेंजिंग ना कर पाए, इसमें भी दो ऑप्शन होता है। एक तो ये है कि आप कोई पर्सनल डेटा आपके पास है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगा करके रख सकते हैं। विदाउट पासवर्ड के कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई आपके पास इंफॉर्मेटिव डेटा है जिसको आप किसी के पास भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें कोई भी कुछ चेंजिंग ना कर पाए, कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसमें रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मोड में डाल करके भेज सकते हैं ताकि कोई भी उससे फायदा तो उठा सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें प्रैक्टिकली आपको यूज करके दिखाएंगे। उसमें यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है इन्फो का, जिसमें आप जिस वर्क बुक पे काम करते हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ नाम और लोकेशन था और यहाँ पे उसका डिटेल है कि फाइल का साइज क्या है, फाइल का टाइटल क्या है, टैग्स क्या है, किस कैटेगरी का फाइल है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया गया वो डिटेल दिया हुआ है, कब ये फाइल क्रिएट किया गया उसका डेट वगैरह, डेट और टाइम पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी फाइल आप ओपन करेंगे उसका पूरा यहाँ पे डिटेल रहता है, उसके बारे में आप यहाँ पे आसानी के साथ जान सकते हैं। यह है फाइल मेनू का सबसे पहला ऑप्शन इन्फो। इसमें दूसरा ऑप्शन है न्यू का। जब भी आप किसी वर्क बुक में काम कर रहे होते हैं और आपका वो काम पूरा हो चुका होता है, उसके बाद आप कुछ नया फाइल लेना चाहते हैं, नया वर्क बुक लेना चाहते हैं जिसमें कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ न्यू का। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। न्यू का शॉर्टकट की है Ctrl+N। जिस तरीके से हम यहाँ पे फाइल मेनू में आकर के फिर न्यू पे आकर के हम फाइल ओपन करते हैं, इसी तरीके से डायरेक्टली हम कीबोर्ड के जरिए से Ctrl+N के जरिए से भी नया फाइल हम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम फाइल मेनू पे चलते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी टेम्पलेट को आप एडिट करके अपना डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी डिजाइन किया हुआ सेम डिजाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एडिट करके। या आप एक नया वर्क बुक तैयार करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और आपका एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए एक नया फाइल हमारा ओपन हो चुका है। अब हम इसको नया वर्क बुक के तौर पर जो भी हम इसमें डेटा डालना चाहते हैं, जो भी फाइल बनाना चाहते हैं, हम यहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। या शॉर्टकट की के जरिए से हम एक फाइल आपको ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हम Ctrl और N दबाते हैं तो ये देखिए एक नया फाइल हमारा ओपन हो चुका है। ये एक नया बुक है, जैसा कि अभी हम आपको करके दिखाए। ये देखिए पहले से हमारा ये ओपन था, अभी हम Ctrl+N के जरिए से इसको ओपन किए हैं। तो ये न्यू के जरिए से आप यहाँ से भी फाइल ओपन कर सकते हैं, एक नया फाइल ले सकते हैं और Ctrl+N के जरिए से भी आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन है ओपन का। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि हम इस वर्क बुक पे काम कर रहे हैं या हमारे पास पहले से कोई डेटा तैयार है जिसका हम फाइल बना करके कहीं पे किसी भी लोकेशन में सेव करके रखे हुए हैं, उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं, उसको हम खोलना चाहते हैं, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त फाइल मेनू में आकर के हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। जिस तरीके से हम यहाँ आकर के इसको ओपन करते हैं, इसी तरीके से हम शॉर्टकट की के जरिए से भी हम पहले वाले फाइल को ओपन कर सकते हैं। न्यू और ओपन में फर्क यह है कि न्यू के जरिए से कोई हम नया फाइल ओपन करते हैं, अगर हमारे पास पहले से कोई फाइल बना हुआ है जिसमें हम पहले काम कर चुके हैं, उसको हम अगर ओपन करना चाहते हैं, उस पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ओपन के जरिए से उस फाइल को खोलते हैं। तो चलिए जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन आ गया है। जो रिसेंटली हम फाइल खोले हुए थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें से हम अब कौन सा फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आपका वो फाइल नहीं दिख रहा है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे।
जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे फोल्डर खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ से जिस लोकेशन में भी आप फाइल रखे हुए हैं उसको यहाँ से आकर के आप आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे पूरा डिस्क ड्राइव है, यानी किस ड्राइव में आपका फाइल सेव है, जहां से आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे जाकर के कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो फोल्डर आपका ओपन होता है वहां से भी जाकर के आप आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। जिस फोल्डर को भी आप ओपन करना चाहते हैं, जिस फाइल को भी आप ओपन करना चाहते हैं, जैसा देखिए अभी हम इसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया और ओपन पे क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। तो न्यू और ओपन का यह है फर्क। न्यू के जरिए से कोई हम नया फाइल यानी ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं और ओपन के जरिए से पहले जिस पे हम काम कर चुके हैं, पहले से हमारे पास फाइल बना हुआ है, उसको हम खोलते हैं। उसके बाद इसमें चौथा ऑप्शन है सेव का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। जिस तरीके से हम यहाँ पे फाइल में आकर के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं, किसी भी फाइल को सेव करके रखते हैं, इसी तरीके से Ctrl+S के जरिए से भी डायरेक्टली हम किसी भी फाइल को आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। जब भी हम कोई फाइल वगैरह तैयार करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कोई डेटा वगैरह तैयार करते हैं, तो उसको सेव करके रखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम सेव करके नहीं रखते हैं तो वो डेटा हमारा लॉस हो जाता है, वो पूरा खत्म हो जाता है, फिर से हमको उतना ही काम करना पड़ता है फर्स्ट टाइम हम जितना उस पर काम किए होते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जब भी कोई डेटा तैयार करते हैं, तो उसको हमें सेव करके रखने की जरूरत पड़ती है। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है कि किस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं। जो रिसेंटली आप फोल्डर खोले हुए होते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है, वो यहाँ पे दिखाई देता है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गया ऑप्शन कि किस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं, वहां पे जाकर के कर सकते हैं। या आप इसको यहाँ पे अगर नाम दे करके सेव कर देंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भी डेटा होता है, वो अगर बाय डिफॉल्ट सेव होता है तो ये डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाकर के सेव होता है, डॉक्यूमेंट्स वाले लोकेशन में सेव होता है। तो जैसे हम अभी सेव पे क्लिक करेंगे तो इसमें जाकर के ये सेव हो जाएगा। या अगर हम किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, वो लोकेशन ऑन हो जाएगा और उसमें जाकर के हम आसानी के साथ इसको सेव कर सकते हैं। या जो लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो फोल्डर आपका यहाँ पे खुला हुआ, उसमें से किसी में सेव करना चाहते हैं तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, जो भी नाम आप इसका देना चाहें, नाम यहाँ पे टाइप करके जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ भी देखिए ऊपर में लोकेशन दिखाई दे रहा है कि किस ड्राइव में है, किस फोल्डर में, उसके अंदर फिर फोल्डर है, उसके अंदर में आप यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दे करके सेव पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपके पास पहले से कोई फाइल मौजूद है, कोई डेटा मौजूद है, जिसको आप एडिट करके या जिसमें कुछ और डेटा ऐड करके या कुछ डेटा उसमें से कम करके आप उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करके रखना चाहते हैं या उसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, तो उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी फाइल को फिर से एडिट करते हैं और सेव कर देते हैं, जो कुछ आप एडिट करते हैं तो जो पहले वाला आपका डेटा होता है वो वहां से खत्म हो जाता है, जो आप एडिट करते हैं वो इसमें ऐड होकर के सेव हो जाता है और पहले वाला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप सेव एज का इस्तेमाल करते हैं तो जो कुछ आप एडिट करते हैं वो एडिट किया हुआ डेटा किसी दूसरे नाम से और अलग लोकेशन में आप आसानी के साथ सेव कर सकते हैं। जैसा कि देखिए डेटा पहले से हमारे पास मौजूद है और ये फाइल सेव किया हुआ एक नाम से। अब हम इसमें कुछ और डेटा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे, या इसमें से कुछ को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे, और इसको किसी दूसरे लोकेशन में किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या सेम लोकेशन में इसका नाम चेंज करके सेव करना चाहते हैं, उस वक्त सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर सेम ऑप्शन आया है कि किस लोकेशन में इसको सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए पहले से जिस नाम से ये फाइल हमारा सेव था वो यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम इसी नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो हमें दूसरा लोकेशन चूज करना पड़ेगा, या अगर हम इसी नाम से उसको सेव करेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम अभी सेव एज कर रहे हैं, कुछ डेटा इसमें ऐड किए हैं या इसमें कुछ एडिट किया है, तो हमें यहाँ पे कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा या इसी नाम में कुछ आगे ऐड करना पड़ेगा अगर हम इसी लोकेशन में इसको सेव करना चाहते हैं। अगर हम सेम नाम से सेव करना चाहते हैं तो कुछ दूसरा लोकेशन चूज कर लेंगे, तो उस वक्त हम उसी नाम से उसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहले से हमारा ये फाइल मौजूद है और इसको हम सेव एज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 डाल देते हैं और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फिर से एक नया फाइल हमारा सेव हो गया। यहाँ पे देखिए जो नाम पहले से दिया हुआ है उसमें एम्प्लॉय डेटा करके था, इसमें एम्प्लॉय डेटा 1 करके आ गया है। यानी सेव एज के जरिए से हम एक ये दूसरा फाइल
बना चुके हैं। सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है कि आप उसी फाइल को कुछ एडिट करके किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं या उसी लोकेशन में किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है प्रिंट का। जब भी हम कोई डेटा वगैरह तैयार करते हैं उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आएंगे, या अगर हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वक्त भी हम प्रिंट ही में आकर के कर सकते हैं। यानी जो भी डेटा हम प्रिंट करना चाहते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखिए ये डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं या इसका अगर हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा आ चुका है कि आप इसमें से कितना प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक पेपर पे आया है, कोई भी कॉलम और रोज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो मैन फाइल होता है उस पे जो आपको कॉलम और रोज में बॉक्स दिखाई देता है, सेल्स दिखाई देते हैं बॉर्डर टाइप का, वो जब भी आप प्रिंट करते हैं या पीडीएफ बनाते हैं तो वो नहीं आता है, बल्कि वहां पे आपको अलग से बॉर्डर सेट करना पड़ता है। जितने भी डेटा आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके अगर आप उसमें बॉर्डर सेट करते हैं तो वो प्रिंट और पीडीएफ में दोनों में बॉर्डर आपको दिखाई देता है। अगर आप खुद से वहां पे बॉर्डर सेट नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट में नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले से यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे इसको नाम सेव करने का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रिंटर आपका सेटअप किया हुआ रहेगा सिस्टम में उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके और प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसके बारे में भी बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि जब भी आप प्रिंट करना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से सेटअप किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर और भी सेटअप है जो एडवांस सेटिंग होता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो कुछ डेटा आपका कट जाता है, इसी तरीके से पीडीएफ बनाने में कुछ कट जाता है, ये परेशानी आती है। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद का ऑप्शन है शेयर का। जो भी डेटा आप यहाँ पे एक्सेल में तैयार करते हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर करना चाहते हैं मेल वगैरह पे, तो यहाँ से फाइल पे जाएंगे और शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से डायरेक्टली हम किसी को भी मेल के जरिए से शेयर कर सकते हैं, या इसको क्लाउड में सेव करना चाहते हैं तो इसी शेयर पे आकर के इसको क्लाउड में सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। जिस तरीके से हम प्रिंट में दिखाए कि यहाँ से आकर के आप प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी बना सकते हैं, सेम ऑप्शन यहाँ भी रहता है। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में आकर के आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन होता है एक्सपी फाइल, यहाँ से आसानी के साथ बना सकते हैं। जो भी आपके पास डेटा है उसका अगर आप एक्सपी फाइल बनाना चाहते हैं या उसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आ गया है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपी डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अगर हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ बना सकते हैं, एक्सपी फाइल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन प्रिंट में जाकर के हम सिर्फ पीडीएफ बना सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपी फाइल वहां पे नहीं बना सकते हैं। और एक्सपोर्ट में आकर के पीडीएफ बना सकते हैं और एक्सपी फाइल भी बना सकते हैं। यानी पीडीएफ का ऑप्शन दोनों में है, दोनों जगह से हम अपने डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पीडीएफ या एक्सपी फाइल, जो भी हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए पीडीएफ सिलेक्ट है और ये जो फाइल हमारा पहले से सेव था वो नाम यहाँ पे आ चुका है। जैसे हम इस पे यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हम एक्सपी फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नाम इसलिए लिख करके आ रहा है कि ये फाइल हमारा पहले से यहाँ पे सेव किया हुआ है। अगर आपका फाइल पहले से सेव किया हुआ नहीं रहता है तो यहाँ पे बुक लिख करके आता है, वहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपी फाइल बनाना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। जैसा कि हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ बन करके तैयार हो जाएगा। अगर एक्सपी फाइल बनाना चाहते हैं तो इस पे हम क्लिक करेंगे और पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये एक्सपी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है इसमें पब्लिश का। इसके जरिए से आप अपने फाइल को क्लाउड में सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ गया है सेव टू क्लाउड। ये क्लाउड में उसी वक्त आप सेव कर सकते हैं जब आपका इसमें पहले से लॉगिन आईडी बना हुआ हो। लॉगिन आईडी अगर आपके पास है तो उसमें आप डायरेक्टली यहाँ से सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है क्लोज का। क्लोज एक यहाँ भी है और जैसे देखिए हम यहाँ पे माउस पॉइंटर लाते हैं, यहाँ भी क्लोज का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे नीचे लिख करके आ गया है माउस पॉइंटर के नीचे क्लोज। यहाँ से क्लोज करने में और यहाँ से क्लोज करने में क्या फर्क होता है। जैसा देखिए अभी हमारे पास ये फाइल एक खुला हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक और फाइल हमारा बिल्कुल खाली फाइल खुला हुआ है।
तो चलिए यहाँ से हम कुछ डेटा इसमें कॉपी करके ले आते हैं ताकि आपको 2-3 फाइल ओपन करके आसानी के साथ समझा सकें। चलिए कुछ डेटा हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 फाइल है हमारे पास। इसके बाद हम कंट्रोल N के जरिए से एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 फाइल हमारे पास ओपन है। इसमें कुछ भी डेटा नहीं, इसमें कुछ डेटा है और इसमें पहले से डेटा है और ये सेव किया हुआ है। ये 2 फाइल हमारे पास सेव किया हुआ नहीं है। अगर अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा फाइल सेव करने का ऑप्शन आएगा। सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लिक हो गया तो उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन रहता है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक क्लोज यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। दोनों में फर्क क्या है? अगर हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो ये पूरा का पूरा अभी जो हमारा तीनों फाइल यहाँ पे ओपन किया हुआ है तीनों बंद हो जाएगा हमारा। अगर इसमें से हम किसी एक को बंद करना चाहते हैं और बाकी को खुले रखना चाहते हैं, ओपन रखना चाहते हैं, तो उस वक्त इस क्लोज का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा देखिए अभी हम इसको बंद करना चाहते हैं तो फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे। वो फाइल हमारा बंद हो चुका है क्योंकि उसमें कुछ भी डेटा नहीं था। अब देखिए हमारे पास ये सिर्फ 2 फाइल है। इसमें से अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ फाइल पे जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन आ गया है। सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल हमारा बंद हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक क्लोज पे क्लिक हो गया या यहाँ पे क्लिक हो गया है, उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पहले वाला फाइल हमारा बंद हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक फाइल आपको दिखाई दे रहा है। ये फर्क है दोनों क्लोज में। अगर हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो पूरा का पूरा फाइल एक साथ बंद हो जाता है। अगर हम एक एक करके बंद करना चाहते हैं, उसमें से किसी को बंद करना चाहते हैं, किसी को ओपन रखना चाहते हैं, तो उस वक्त फाइल मेनू में आएंगे और इस क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे दिया हुआ ऑप्शन, ये बहुत ही अहम है। इसके बारे में एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे। जब इस रिव्यू टैब पे हम वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि रिव्यू टैब में यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग का। जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई वर्ड पहले से हमारे सिस्टम में ऐड किया हुआ नहीं रहता है या कोई गलत स्पेलिंग हम टाइप कर देते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन बन करके आ जाता है। रेड लाइन खत्म करने के लिए या तो हम स्पेलिंग करेक्ट करते हैं या स्पेलिंग करेक्ट है फिर भी रेड लाइन बन करके आ रहा है तो उस वर्ड को हमें अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ता है। जो सिस्टम की डिक्शनरी होती है उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई वर्ड ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे जा करके ऐड होता है उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या अगर आप कोई वर्ड ऐड करना चाह रहे थे, स्पेलिंग मिस्टेक था लेकिन वो वर्ड उसमें ऐड हो चुका है, अब हम दोबारा अगर उस गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को ही टाइप करते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन बन करके नहीं आता है। तो अब वो वर्ड जो स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें जाकर के ऐड हो गया है। अब हम अगर उसको दोबारा खत्म करना चाहते हैं तो उस वक्त कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑप्शन में जाकर के आप उस वर्ड को ढूंढ करके वहां से उसको खत्म कर सकते हैं ताकि जब भी आप उस वर्ड को टाइप करें अगर वो गलत स्पेलिंग है तो उसके नीचे रेड लाइन बन करके आए। तो इसके बारे में हम इस वाले ऑप्शन में बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।